गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखते हैं वाट की परिभाषा। किलो वाट घंटा से क्या तात्पर्य है। किलो वाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। यह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। पिछले साल 2024 में, 2023 में और 2022 में अलग अलग प्रश्न पत्रों के कोड में पूछा गया था। पिछले साल पूछा गया था किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। वाट की परिभाषा क्या है, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। तो वाट की परिभाषा जैसे हमने लिखा है, देखिए ऐसे हेडिंग डाल करके आप चाहें तो इस वाले जो यहाँ वाला ये भाग है इसको नीचे से लिख सकते हैं, है ना। वाट की परिभाषा आप बीच में डालिए और ये जो यदि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय की दर, ये शब्द को आप जो है यहाँ से नीचे से लिखिएगा और अच्छे सुंदर शब्दों में लिख करके आइएगा। इससे एग्जामिनर का क्या होता है, टेंशन बढ़ता है और वो अच्छे नंबर देने की कोशिश करता है। तो देखिए वाट की परिभाषा क्या है, यदि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो तो उस परिपथ में लगे विद्युत स्रोत की सामर्थ्य 1 वाट होती है। सामर्थ्य कितनी होती है बच्चों, 1 वाट होती है। किलोवाट घंटा यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा क्या है, यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। इसको साधारण भाषा में यूनिट भी कहते हैं। आपने सुना होगा यूनिट की दर, बिजली की जब यूनिट होती है उसमें पूछा जाता है कि 1 यूनिट बिजली की दर कितनी है, इसको किलोवाट घंटा बोलते हैं। तो इसको साधारण शब्दों में, ये साधारण भाषा में यूनिट कहते हैं। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध क्या है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। 1 किलोवाट घंटा का मतलब हुआ 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। अब देखिए 1 किलोवाट का मतलब हुआ यहाँ पे बच्चों, मतलब 10 के घाते 3 मतलब 1000 वाट। 10 घाते 3 का मतलब हुआ 1000 वाट। 1 किलोवाट का मतलब हुआ 1000 वाट। 1000 वाट को यदि आप जो है इसमें घात रूप में लिखेंगे तो 10 घाते 3 आएगा। 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार करोगे तो 1000 आ जाएगा। और 1 घंटा होता है, 1 घंटे का मतलब होता है 6×6 = 36, मतलब 3600 सेकेंड। सो इस प्रकार से 10 घाते 3 देखिए जूल सेकेंड, जो वाट को हमने चेंज किया, क्या किया, 10 घाते 3 वाट का मतलब 10 घाते 3 जूल प्रति सेकेंड। और ये आपका 60 गुणे 60 हो गया सेकेंड। आपका 60 गुणे 60 क्या हो गया, सेकेंड हो गया। इस प्रकार से जो है ये 6×6 = 36 जो आएगा, ये आपका 6×6 = 36 आया। 6×6 = 36 और 10 घाते 3 ये आ गया। 6×6 = 3600 करेंगे तो 3.6 में इसके बाद दो जीरो लगेंगे, दशमलव यहाँ लगाया तो 3 पॉइंट आपका इधर बढ़ गया। इस प्रकार से 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल होता है। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध यही हुआ बच्चों। एक उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है, देखिए आपका इस प्रकार से सवाल आ सकता है। यदि इस प्रकार से सवाल आता है, यहाँ पर जो ये प्रतिरोध हैं ये देखिए समांतर क्रम में जुड़े हैं और यहाँ पे जो दो प्रतिरोध हैं R4 और R5, ये आपके ये भी दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इन तीनों प्रतिरोधों को मान निकाल लेते हैं। ये आपके समांतर क्रम में है इसलिए इनको जोड़ देंगे 1/R1/R2 1/R3 के डेफिनेशन में, और इसके बाद 1/R4 1/R5 इनको जोड़ लेंगे। फिर इसके बाद दोनों को जोड़ करके जैसे यहाँ पे हम देखो करते हैं R1 R2 R3, R1 R2 R3 समांतर क्रम में है। ये तीनों समांतर क्रम में है इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका जो कुल प्रतिरोध होगा कितना होगा, देखिए बच्चों 1/R1, हमने R1 ले लिया है, इसके लिए R1 ले लेते हैं डैश में, इसके लिए R-2 ले लेते हैं।
तो 1/r' का मतलब हुआ 1/r1, 1/r2, 1/r3। इसका ये सूत्र होता है 1/r1 हमने उसको उतार लिया, एक यहाँ पे r1 का मान हमने 15 रख लिया, यहाँ पे r1 का मान देखिए 15 है, r2 का मान 10 हमने रखा और r3 का मान हमने 3 ओम रखा। इस प्रकार से बच्चों 15, 10 और 30 का एलसीएम लासा 30 आया। 15 का पहाड़ा 30 में जाता है, 10 का पहाड़ा भी 30 में जाता है, 30 का पहाड़ा 30 में। इस प्रकार से लासा 30 हो जाएगा। तो 15 का पहाड़ा 30 में कितनी बार गए बच्चों? 2 बार। तो इसमें 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस लगा दिया। 10 का पहाड़ा 30 में कितनी बार गए? 3 बार। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। 30 का पहाड़ा 30 में कितनी बार गया? 1 बार। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इनको जोड़ देंगे, 3 2 5 1 6, 6/30, 6 का नम 6, 6 पंचे 30, इसको काट दिया और इस प्रकार से ये हो गया 1/5। 1/5, 1/r बराबर 1/5। अब देखिए r डैश का यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई किया तो r डैश आ गया। अब 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ओम आ जाएगा। तो इसका कुल प्रतिरोध कितना हो गया? 5 ओम हो गया। इन तीनों का टोटल प्रतिरोध हो गया 5 ओम। R5, R4 और R5 का टोटल प्रतिरोध ये भी समांतर क्रम में है, इसलिए इनको भी इसी सूत्र में हम करेंगे। R4 R5 पुनः समांतर क्रम में हम देखते हैं, इसलिए इनका कुल प्रतिरोध कितना होगा बच्चों? देखिए इसमें 1/r डैश डबल डैश हमने ले लिया है और 1/r4 आपका ये हो गया और 1/r5 हमारा ये हो गया। इनको बटा में रखते हैं क्योंकि ये समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का सूत्र ये होता है बटा वाला। इस प्रकार से हम 1/r4 का मान आपका कितना है? 5 ओम है और R5 का मान कितना है? 20 ओम है। तो 1/r5 एक अपनी जगह में हो गया और R5 का मान 20 हो गया। 5 और 20 का लासा कितना हुआ बच्चों? 20। अब देखिए 5 का पहाड़ा 20 में कितनी बार गया? 4 बार। 5 चौका 20, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। 20 का पहाड़ा 20 में कितनी बार गया? 1 बार। इसलिए 20 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 4 1 5, 5/20 इसको हमने काट लिया। 5 1 कम 5, 5 चौको 20। अब देखिए 1/r डबल डैश, तो r डबल डैश का मल्टीप्लाई हमने गुणा 1 में किया तो आपका क्या हो गया? r आ गया और 4 का गुणा 1 में करोगे तो 4 ओम। r डबल डैश इनका टोटल प्रतिरोध R4 और R5 का टोटल प्रतिरोध हो गया 4 ओम। इनका कुल प्रतिरोध हो गया बच्चों 4 ओम। अब देखिए R डैश R डबल डैश श्रेणी क्रम में हो गए। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, ऐसे श्रेणी क्रम में हो गया, इसलिए इनका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R डैश का कितना है? 5 ओम और R डबल डैश का मान है 4 ओम। 5 ओम 4 ओम टोटल कितना हो गया बच्चों? 9 ओम हो गया। इस प्रकार से इनका कुल प्रतिरोध कितना हो गया? 9 ओम हो गया। इन जो जितने भी प्रतिरोध हैं इनका पांचों का प्रतिरोध 9 ओम हो गया। अब ये सूत्र हम यूज करेंगे यहाँ पे परिपथ में धारा, परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा का सूत्र है विभवांतर बटे प्रतिरोध। विभवांतर कितना है बच्चों? विभवांतर कितना है बच्चों? 18 वोल्ट। यहाँ पे देखिए विभवांतर 18 वोल्ट है, यहाँ पे आप 18 वोल्ट लिख सकते हैं। विभवांतर 18 वोल्ट है। अब प्रतिरोध टोटल कितना हो गया? 9। 9 को पारा 18 में पढ़ोगे तो 2 बार जाएगा, इसलिए 2 एम्पियर इसका कुल मान आ गया। इसी प्रकार का आप सवाल आपका आ सकता है परीक्षा में, ऐसे आ सकता है 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है? विभवांतर ज्ञात करना है। प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर, R1 में कितना विभवांतर है, R2 में कितना विभवांतर है, R3 के सिरे में इधर कितना विभवांतर है। आप देखिए यहाँ पे वोल्ट कितना है? 30 वोल्ट है। हमने 30 वोल्ट हमने यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, 30 वोल्ट आपका है, ये 30 वोल्ट है बच्चों।
अब देखिए ये आपके श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना, इसलिए इनका कुल प्रतिरोध निकाल लीजिए पहले। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया, कुल प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में है तो प्लस कर देते हैं, R1 R2 R3 इनको प्लस कर देते हैं। इसका प्रतिरोध कितना है, 2 ओम 3 ओम 5 ओम, टोटल कितना हुआ बच्चों, 5 3 8 और 2 10। इस प्रकार से इसका कुल प्रतिरोध इस प्रकार से निकालते हैं, R बराबर R1 धन R2 धन R3। इसका पहले प्रतिरोध R1 का मान आया 2 ओम, R2 का आया 3 ओम, R3 का 5 ओम। इस प्रकार से 5 3 8 2 10 टोटल प्रतिरोध कितना हुआ बच्चों, 10 ओम। इन तीनों का टोटल प्रतिरोध हो गया 10 ओम। विभवांतर कितना है, 23 वोल्ट। अब देखिए संयोजी में प्रवाहित कुल धारा कितनी है बच्चों, ये सूत्र है, ओम का नियम है ना, धारा भी विभवांतर बटे है ना प्रतिरोध। विभवांतर कितना है बच्चों, 23 वोल्ट, धारा कितनी है 10, प्रतिरोध आपका 10 है, टोटल प्रतिरोध आपका 10 आया। अब विभवांतर आपका 30 है, 10 का पढ़ा हमने 30 में पढ़ा तो 3 बार गया, इसलिए धारा कितनी निकल आई बच्चों, 3 एम्पियर निकल आई। ए से एम्पियर लिखते हैं। अब हमें आगे याद करना है कि पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना विभवांतर है। तो ओम के नियम का हम पालन करते हैं और देखिए यहाँ पे V1 ये पहला प्रतिरोध, हमने पहला प्रतिरोध निकालना तो V1 डालेंगे बराबर धारा गुणे पहला प्रतिरोध, सो R1। अब देखिए ये क्या है आपकी धारा, धारा कितनी कराई बच्चों, 3 एम्पियर। आगे चलते हैं बच्चों, एक सवाल और है आपका, इस प्रकार से परीक्षा में भी पूछता है आपका, ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं, ये आपका पूछा गया था। 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोधों की 4 कुंडलियों को किस प्रकार से संयोजित करें, इनको किस प्रकार से जोड़ें कि संयोजन से अधिकतम सबसे ज्यादा मान अधिकतम आए, और किस प्रकार से जोड़ें इनको इन प्रतिरोधों को कि सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त हो। हमने आपको बताया था आप लोगों को बच्चों कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, पैरेलल पार्श्व क्रम में, और अधिकतम श्रेणी क्रम में, अधिकतम प्राप्त करने के लिए हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए बच्चों हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। सो ध्यान दीजिए, अधिकतम प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे जुड़ा है, इन सबको जोड़ देंगे, अर्थात अधिकतम प्राप्त करने के लिए हम देखो क्या किया, R बराबर R1 धन R2 धन R3 धन R4। अब देखो 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 24 ओम, टोटल कितना ओम हो गया, 48 ओम। इस प्रकार से इनका कुल प्रतिरोध कितना हो गया, अधिकतम प्राप्त करने के लिए हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा है। सो अधिकतम प्राप्त करने के लिए हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित करना होगा। पार्श्व क्रम ये सूत्र होता है पार्श्व क्रम का, 1/4 1/8 1/12 1/24, इनको बटा में लिखते हैं सबको। और इस प्रकार से देखो 4 का पहाड़ा बच्चों 24 में गया 6 बार, 8 का पहाड़ा 24 में कितना बार गया, 3 बार, 12 का पहाड़ा 24 में कितने बार गया, 2 बार, और 24 का पहाड़ा 24 में कितनी बार गया, 1 बार। इस प्रकार से हम इनको जोड़ते हैं, और नीचे सभी का पहाड़ा 24 में गया, इसलिए हमने 24 लासा ले लिया। इनका टोटल कितना हो गया, 12, 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। इस प्रकार से ये बच्चों 1/2 हो गया, 1/r बराबर 1/2, 1/r बराबर 1/2, तो r का गुणा 1 में करोगे तो r आ जाएगा, 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2। इन सब का कुल प्रतिरोध जब इनको हम पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं बच्चों, तो सबसे कम प्रतिरोध हमें प्राप्त होता है 2 ओम। और यदि हम इनको इसमें श्रेणी क्रम में श्रृंखला में जोड़ते हैं, चयन सिस्टम में जोड़ते हैं, तो इसमें हमें सबसे ज्यादा प्रतिरोध प्राप्त होता है बच्चों। इस प्रकार से आप लोगों को करना है। अगला एक और एग्जाम्पल है आप लोगों के पिछले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लगातार बच्चों आप लोगों की परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है। इसमें सूत्र सवाल इस प्रकार से आएगा, समांतर क्रम में जुड़े
तीन प्रतिरोधों के लिए सूत्र का निगमन करो। तो समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के लिए सूत्र का निगमन किसी भी तरह घुमा करके पूछता है तो सूत्र का निगमन आता है समांतर क्रम अगर लिख के आता है और सूत्र का निगमन बीच में कुछ भी लिख के आता है तो आप लोगों को यही सूत्र आपको निगमन करना है। अब देखिए समांतर क्रम ये होता है पार्श्व क्रम, इनको जो है समांतर क्रम में हमने दिखाया यहाँ पे सूत्र का निगमन करना है। तो आप लोगों को ऐसा एक जो है ये बनाना है आपको विद्युत परिपथ, और देखिए ये तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा हमने। ये आपका ये धारा है, ये आपका यहाँ पे वोल्ट मीटर है, यहाँ पे विभवांतर है। इस प्रकार से धारा की दिशा हो गई। ये ध्यान देना बच्चों, जब प्लस होता है प्लस की तरफ से धारा ऐसे आगे को बढ़ती है, ऐसे प्लस की तरफ से, प्लस जिधर ये प्लस होगा धारा तीर तीर का निशान आप उधर की तरफ लगाएंगे, ऐसे ऐसे लगाएंगे और ऐसे आपकी बहती हुई आती है। अब मान लीजिए प्रतिरोध R1 R2 R3 में क्रमशः क्या है I1 I2 व I3 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। R1 में I1, R2 में I2, R3 में I3। तब ओम का नियम से हम क्या करेंगे, I1 हम ले लेंगे, I1 बराबर V बटे R1, यहाँ पे विभवांतर V, और I2 में हमने क्या किया, I2 में V बटे R2 है ना। ये सूत्र ओम का नियम है, R और V I3 में V बटे R3। इस प्रकार से हम ओम के नियम से इनको हम लेते हैं। तब हमारी कुल धारा कितनी होती है बच्चों, I1 धन I2 धन I3। अब देखिए I1 का सूत्र हमने यहाँ पे लिखा, I1 आपका ये है, I1 की जगह I1 बराबर क्या है V बटे R1, तो V बटे R1 रख दिया, प्लस लगा दिया। I2 है आपका, I2 का मान क्या है V बटे R2, हमने V बटे R2 रख लिया, अब प्लस लगा दिया। देखो I3 का मान कितना है V बटे R3, V बटे R3 कर लिया। अब बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे सब जगह आपका भी है ऊपर, ठीक है ना, अंश में, तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। यदि आप वापस गुणा करना चाहो तो इसमें 1 में भी का गुणा करोगे तो 1 भी आ जाएगा, 1 में चाहे जिसका गुणा करें बच्चों, 1 नहीं आता पर वो संख्या आती है, भी में 1 का गुणा करेंगे तो भी आ जाएगा आपका यहाँ पुनः, फिर भी में हमने यहाँ पे 1 का गुणा किया तो फिर आपका भी आ जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे भी को कॉमन ले लिया। तो क्या बच्चा बच्चों 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3। इस प्रकार से देखो यहाँ पर हमने क्या किया, I बराबर क्या है बच्चों, I बराबर क्या है V, और ये आपका हो गया। देखिए अब इसको हमने क्या किया बच्चों, एक देखिए R बराबर क्या है V बटे I, या फिर I बराबर V बटे R, ये ओम का नियम है, I बराबर V बटे R, R बराबर V बटे I। ये हमने यहाँ पे ओम के नियम से इसको हमने दूसरा समीकरण मान लिया, 1 और 2 से यहाँ पे हमने तुलना कर दिया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे I का मान क्या है V बटे R, तो I की जगह हमने क्या रखा V बटे R, ठीक है ना, V अपनी जगह में ही हो गया, इसको हमने सेम उतार दिया उसी तरह से। अब आपका V यहाँ पे आ गया, दूसरी तरफ देखो बटा में आ जाएगा, जब दोनों कट गए, दोनों ऊपर नीचे हो गए, कट गए, आपको ऊपर 1 बचा, 1 बटे R हो गया, और बच्चों आपका ये देखिए सूत्र का निगमन हो गया। इस प्रकार से हम सूत्र का निगमन करते हैं, बहुत सरल है, आप थोड़ी सी ध्यान देंगे तो बहुत आसान है। यह समीकरण समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोधों का मान दर्शाती है। तो यह समीकरण दर्शाती है मान, ये ध्यान दीजिए बच्चों, इस प्रकार से आपको बड़े ध्यान से करना है, बहुत सरल है, एक दो बार रिपीट करेंगे तो बन जाए। अगला है एक और है बच्चों, इस प्रकार से ध्यान दीजिए, ये जो इम्पोर्टेंट है हमने उनको बार बार किया है, ये बदल करके देखिए। नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे देखिए ये 2 प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, 3 ओम है, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम के प्रतिरोध जोड़े हैं, यहाँ पे वोल्ट कितना है 10 है। तुल्य प्रतिरोध निकालना है बच्चों, परिपथ की धारा निकालना है, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध पहले निकालना है, कुल कितना प्रतिरोध बह रहा है, इन सब जगह कुल कितना प्रतिरोध हो गया, तुल्य का मतलब हो गया कुल प्रतिरोध कितना बह रहा है। देखिए बच्चों तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कुल प्रतिरोध, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रतिरोधों का मान निकालेंगे, कुल कितना हो गया, 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, दोनों पैरेलल हैं, इसलिए इनका कुल प्रतिरोध कितना होगा, 1 बटे R1 हमने ले लिया, 1 बटे 2, 1 बटे 2, तो दोनों सेम है, इसलिए 2 कॉमन ले लिया, ऊपर की संख्या जुड़ जाती हैं।
तो 2/2 हो गया। जब नीचे की संख्या समान होती है बच्चों तो ऊपर की संख्या दोनों जुड़ जाएंगी, इसलिए इनका लासा 2 मतलब 2 ही आएगा। 2 में 2 का भाग करोगे तो 1 आएगा। R1 का गुणा 1 में करोगे तो R आएगा R1, और आपका ये 1 ओम आपका एक मान आएगा। सो R1 बराबर 1 ओम आ गए, इन दोनों का मान आ गया 1 ओम। अब देखो बच्चों ये क्या हो गए, ये प्रतिरोध आपके ये जो है आपके ये आपके श्रेणी क्रम में आ गए 1 ओम, और ये दोनों को ले लिया R1 और 3 ओम, तो ये श्रेणी क्रम में लगे हैं। अब इनका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चों, R बराबर 1 ओम, ये आपका 1 ओम हो गया। R अब इसके बाद जो है ये R1 का मान हो गया 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम हो गया, और ये 3 ओम आपका हो गया। इस प्रकार से 3 4 1 5 कुल प्रतिरोध आपका बच्चों हो गया इसमें इस परिपथ में 5 ओम। अब 5 ओम कुल प्रतिरोध, पहला सूत्र हमारा पहला जो हमारा सवाल था तुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोध पूछ रहा था, कुल प्रतिरोध हमारा 5 ओम हो गया। दूसरा हमारे हमसे पूछ रहा है परिपथ में धारा, परिपथ में कुल कितनी धारा है, तो वोल्ट इतना विभवांतर कितना है 10 वोल्ट। विभवांतर देखिए बच्चों 10 वोल्ट है। अब यहाँ पे आपका प्रतिरोध कितना है आपका 5 ओम, कुल प्रतिरोध कितना है 5 ओम। सो परिपथ की धारा ज्ञात करने के लिए ये ओम का नियम निकालते हैं, ओम के नियम से ही सारे सवाल हैं, इसीलिए ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे देखिए I बराबर V/R, ये आपकी I क्या होगी धारा, ये आपका वोल्ट हो गया, विभवांतर R आपका प्रतिरोध हो गया। सो आपका क्या हो गया यहाँ पे V आपका 10 हो गया, और R कितना हो गया 5, 5 का पारा 10 में पढ़ोगे, इस प्रकार से 2 एम्पियर इसकी परिपथ की धारा निकाल आएगी। धारा को एम्पियर में लिखते हैं, प्रतिरोध को ओम में लिखते हैं बच्चों, इस प्रकार से विभवांतर को वोल्ट में लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा सवाल है 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर कितना है। अब विभवांतर बराबर 3 ओम के प्रतिरोध के लिए धारा आपकी कितनी है 2 ओम, तो 2 एम्पियर धारा कितनी है 2 एम्पियर, तो धारा आपकी 2 एम्पियर हो गया, प्रतिरोध बच्चों आपका 3 हो गया। सो 3 दूनी 6 वोल्ट आपका कुल विभवांतर हो गया, कुल विभवांतर आपका हो गया 6 वोल्ट। अगला आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, देखिए दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, ए व बी के मध्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच कितना प्रतिरोध है, कुल कितना प्रतिरोध है 2 ओम 1 ओम 2 ओम 4 ओम। सो इसमें देखना है कुल कितना प्रतिरोध है, फिर परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई का मान निकालना है, फिर ए और बी के बीच में विभवांतर कितना है, इधर वोल्ट कितना है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ज्ञात करना है। 3 ओम के सिरों का विभवांतर कितना है, देखिए सबसे पहले निकालना हमें ए व बी के मध्य प्रतिरोध, ए बी के मध्य क्या है, ए बी के मध्य यहाँ पे देखिए ए बी के मध्य 4/2, 4/2 बराबर 6 ओम निकल आया। इधर 4/2 ये आपकी पैरेलल है, दोनों ऐसे गई हैं पैरेलल हैं, और 2 1 बराबर 3 प्रतिरोध हैं। इस प्रकार से इधर 4 2 6 हो गया, और 2 1 3 प्रतिरोध हो गए। समांतर क्रम में जुड़े हैं, के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, पैरेलल जुड़े हैं, ये इधर से गया इधर से गया है, इसलिए ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा बच्चों, तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में, इसलिए सूत्र 1/R1 बराबर 1/6 कर देंगे और 1/3 कर देंगे। 6 3 का लासा कितना है बच्चों 6 आ गया। अब देखो 6 में 6 का पारा पढ़ोगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा हो जाएगा, 3 का पारा 6 में 2 बार जाता है तो 2 का गुणा कर दोगे 1 में, इस प्रकार से 2 और 1 3 जोड़ दोगे 3 हो जाएगा, और 6 3 1 कम 3 3 दूनी 6 1/2 हो गया बच्चों। इस प्रकार से R1 का गुणा 1 में करोगे R1 आ जाएगा, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 ओम। सो R1 बराबर 2 ओम प्रतिरोध निकल आया। कुल प्रतिरोध कितना निकल आया, ए बी के बीच में 2 ओम निकला बच्चों। अब देखिए आगे हम चलते हैं, इसके बाद हम देखिए दूसरा पूछ रहा परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी है R1 तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं। अब देखिए बच्चों R1 ये R1 हो गया, और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया R बराबर R1 धन 3 ओम। तो R1 का मान बच्चों कितना हो गया 2 ओम, और 3 ओम आपका दिया है यहाँ पे 3 ओम, ठीक है ना, 3 ओम बराबर कितना हो गया 5 ओम, कुल कितना ओम हो गया 5 ओम हो गया। पूछता है परिपथ में प्रवाहित धारा, कुल कितनी प्रवाहित धारा है, विभवांतर V बराबर 10 वोल्ट निकला है बच्चों,
और इस धारा का मान विभवांतर आपका 10 है, 10 वोल्ट है, प्रतिरोध आपका 5 है। इस प्रकार से 2 एम्पियर निकला। अब देखिए ये पूछता है सवाल, इस प्रकार से परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी हो गई? 2 एम्पियर हो गई। कितनी हो गई बच्चों? 2 एम्पियर हो गई। और परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध हो गया? परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध हो गया? 5 प्रतिरोध हो गया। कुल कितना प्रतिरोध हो गया बच्चों? 5 प्रतिरोध हो गया। ठीक है ना, 5 प्रतिरोध हो गया बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 3 ओम आपका ये है, इधर का निकाला है, 3 ओम आपका प्रतिरोध ये हो गया। सो आप लोगों को डाउट होगा कि 3 ओम प्रतिरोध आपका यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, सो ये कुल प्रतिरोध इनका ये हो गया ए बी के बीच, और 3 प्रतिरोध आपका यहाँ हो गया। सो 3 प्रतिरोध इधर हो गया, इधर का कुल प्रतिरोध निकला 2 ओम। इस प्रकार से ये आपका कुल धारा आपकी निकल आई 2 एम्पियर बच्चों। अब देखिए ए व बी के मध्य विभवांतर कितना है? ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है, तो ए व बी का प्रतिरोध, ए व बी के बीच प्रतिरोध कितना है? 2 ओम हो गया। और धारा कितनी है? 4 वोल्ट। धारा कितनी है? 4 वोल्ट। कितनी धारा बच्चों? 2 वोल्ट। यहाँ पे देखिए 2 एम्पियर है। धारा कितनी है? 2 एम्पियर। तो 2 दूनी 4 वोल्ट हो गई। आपका विभवांतर 4 वोल्ट हो गया। 3 ओम के प्रतिरोध के लिए विभवांतर ज्ञात करना। 3 ओम के प्रतिरोध के लिए विभवांतर, तो 3 ओम के लिए 3 का गुणा किया, धारा आपका 2 हो गया। 3 दूनी 6 वोल्ट हो गया। इस प्रकार से बच्चों हमने इस पूरे सवाल को हल कर लिया। लास्ट के बच्चों ये सवाल हैं, लास्ट के 2 सवाल हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और ये परीक्षा में 2 में से 1 जरूर आएगा, इसलिए ध्यान देना है। इसमें से इस जो है 15 और 16 नंबर के क्वेश्चनों को आप बार बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई एक सवाल पूछ सकते हैं। इनमें कठिन कुछ नहीं है। ये देखिए आप लोगों को बस सूत्र याद होना चाहिए, प्रतिरोध ज्ञात करने का, विभवांतर ज्ञात करने का, ओम का नियम आना चाहिए, बस हो गया। इसमें देखिए परिपथ, विद्युत परिपथ में R1 10, R2 3, R2 और R3 बराबर है। यहाँ पे R4 बराबर R5 बराबर R6, मतलब R4 R5 और R6 बराबर है बच्चों। इन तीनों का 30-30 ओम है। R2 और R3 का 20-20 ओम है। R1 का 10 ओम है। अब देखिए बच्चों क्या है, परिपथ में कितनी वोल्ट है? 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट की बैटरी से इनको जोड़ा गया है। अब गणना करके बताना है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है। कुल प्रतिरोध बताना है, और परिपथ और बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, बैटरी कितनी विद्युत धारा को प्रवाहित कर रही है। देखिए सबसे पहले बच्चों R2 और R3 दोनों समांतर क्रम में है, इसलिए इनका समांतर क्रम में है, इसलिए इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा? इस सूत्र से 1/R1, 1/R2 और 1/R3, इन दोनों को जोड़े। R2 R3 को समांतर क्रम में है, तो R2 का मान है 20 और R3 का मान भी 20 है। दोनों का मान बराबर है, तो 1/20 1/20 हो जाएंगे। दोनों एक जैसे हैं, बराबर हैं, इसलिए 20 आ जाएगा। ऊपर की संख्या जोड़ देंगे, 2/20, 2 1 का नाम 2 और 2 दाम 20। R ये है बच्चों परिपथ में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम तथा 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए हैं। 10, 40, 20, 30, 60 के 4 प्रतिरोध। वोल्ट कितना है? 18 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़े हैं। 18 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। अब देखिए गणना क्या करना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, इनका कुल प्रतिरोध निकालना है इन पांचों का। तो देखिए बच्चों ये दोनों समांतर क्रम में है, पार्श्व क्रम में, इसलिए इनका दोनों को जोड़ देंगे। 1/10, 1/40, 1/10, 1/40, 1/R1 ले लिया, 1/10, 1/40। अब 40 और 10 का लासा कितना हो गया बच्चों? 40 हो गया। 10 का पारा 40 में कितनी बार गया? 4 बार। 4 का गुणा कर दिया, 1 में 4 आ गया। 40 का पारा 40 में पढ़ेंगे तो 1 बार आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 में 1 का गुणा कर दिया, 1 आ गया। 4 और 1 5, 5/40, 5 1 5, 5/40, 1/8 आ गया। 1/R1 बराबर 1/8। R1 का मल्टीप्लाई 1 में किया, R1 आ जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, गुणा करोगे तो 8 1 नाम 8 आ जाएगा। R1 बराबर 8 ओम आ गए बच्चों। अब B और C के बीच में कुल कितना प्रतिरोध है? इसके लिए सूत्र आप देखिए समांतर क्रम वाला लगाएंगे। 1/R2, यहाँ पे R2 मान लिया, 1/20, 1/30, 1/60। अब देखिए बच्चों 20, 30, 60 का एलसीएम कितना आ गया? लासा 60 आ गया। 20 का पारा 60 में कितनी बार गया? 3 बार, 3 रखा। 30 का पारा 60 में कितनी बार गया? 2 बार, यहाँ पे 2 रखा, 2 कम 2 हो गया।
60 का पड़ा 60 में एक बार गया। इस प्रकार से बच्चों 2 3 1 को जोड़ दिया, 3 2 5 1 6, 6/60, 6 का नम 6, अच्छा ही दाम 60, 1/10 आ गए, 1/8 बराबर 1/10, 8 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, 10 1 का नम 10 ओम आ गया, 8 बराबर 10 ओम आ गया। इस प्रकार से BC के मध्य में कुल कितना प्रतिरोध आ गया बच्चों, 10 ओम आ गया। और AB के बीच में कितना प्रतिरोध आया, 8 आया, 8 और 10 कितना हो गया, 18, कुल कितना प्रतिरोध हो गया, 18 ओम आ गए। परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना हो गया बच्चों, 8 धन 10 बराबर 18 ओम आ गए। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी है, ओम के नियम से देखो बच्चों, I ये आपका धारा है, V विभवांतर है और R आपका प्रतिरोध है। विभवांतर कितना है बच्चों, 18, यहाँ पे देखिए 18 है, ये विभवांतर है, विभवांतर 18 है। और आपका प्रतिरोध कितना है बच्चों, टोटल प्रतिरोध 18 है, तो 18 में 18 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 1 एम्पियर आपका ये विद्युत धारा निकल आएगी। सो दूसरा सवाल, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी निकली बच्चों, 1 एम्पियर। ए और बी के बीच विभवांतर कितना है, ए और बी के बीच का विभवांतर, यहाँ का विभवांतर पूछ रहा है, ए बी के बीच आपका प्रतिरोध 8 है। सो देखिए सूत्र बच्चों, ओम का नियम है, V बराबर आई आर, आई का मतलब हो गया आपका, आई धारा हो गई आपकी और आर आपका प्रतिरोध हो गया। तो धारा कितनी है बच्चों, 1 एम्पियर, धारा कितनी है, 1 एम्पियर, आपकी 1 एम्पियर धारा हो गई। प्रतिरोध कितना हो गया इन दोनों के बीच में, ए बी के बीच में 8 प्रतिरोध हो गया, तो 8 कम 8 बराबर 8 वोल्ट आपका ये आपका विभवांतर निकल आया बच्चों। इस प्रकार से बहुत सरल है, जहाँ कठिन लगे समस्याएं हम यदि जल्दी पढ़ाते हैं जल्दी तो कमेंट करके बताइए, हम आपको सुधार करेंगे। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, ये लास्ट के जो सवाल हैं 3-4 बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के परीक्षा में जरूर इनमें से कुछ ना कुछ आएगा। पिछले साल पूछा गया था कि घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम बताइए। घर में जब हम बिजली यूज करते हैं तो उसमें 3 तार यूज होते हैं, उन तीनों तारों के नाम बताना है और तीनों तारों के क्या क्या कार्य हैं, तीनों तारों का रंग कैसा होता है, उनके ऊपर का जो तार का जो बिजली का तार होता है, बिजली के तार के ऊपर का रंग कैसा होता है। सो बच्चों सरल है, सबके घर में लाइट होगी लगभग, इसलिए आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि जो हमारे घर में लाइट यूज हो रही है उसमें जो तार का कलर है ऊपर, कौन सा तार किस लिए यूज होता है, कौन सा तार का क्या नाम है, कलर उसका क्या है और किस तार का क्या काम है। तो विद्युत में जो तार होता है लिव वायर होता है बच्चों, ये इसका काम होता है उच्च वोल्टेज पर उपकरणों को धारा पहुंचाती है। क्या करती है, विद्युत, इसको लिव वायर बोलते हैं, लाइव वायर बोलते हैं, लाइव वायर का मतलब जिंदा तार जिसमें से विद्युत रहती है, करंट रहता है। यदि आपने जमीन में पैर रखकर तो छू लिया तो करंट आपको मार देगा और कभी कभी आदमी मर भी जाता है। देखिए इसका कार्य क्या है, यह उच्च वोल्टेज पर उपकरणों को धारा पहुंचाती है। अब इसका रंग कैसा होता है, आमतौर पर यह लाल या फिर भूरे रंग का होता है, लाल या फिर भूरे रंग का। दूसरा तार होता है उदासीन तार जिसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं। न्यूट्रल वायर इसको प्लस बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं बच्चों। विद्युतमय तार को प्लस और न्यूट्रल तार को आपको माइनस बोलते हैं। दोनों प्लस माइनस होते हैं, जब तक दोनों प्लस माइनस को हम नहीं कनेक्ट करते हैं तब तक हमारा विद्युत, कोई भी विद्युत जो हमारा जैसे बल्ब हो गया, कोई भी आपका सामान है, पंखा होगा, काम नहीं करेगा, इसलिए दोनों वायरों को जोड़ना जरूरी होता है। ये दूसरा तार है उदासीन तार, न्यूट्रल बोलते हैं इसको। इसका कार्य क्या है, उदासीन तार वह होता है जो उपकरण से धारा वापस ले आती है, ये धारा पहुंचाती है और ये धारा वापस ले आती है। एक का काम है धारा को पहुंचाना, एक का धारा वापस लाना। यह आमतौर पर नीले रंग की होती है, जो उदासीन तार होता है ये नीले कलर की होती है। तीसरा तार होता है बच्चों भू संपर्की तार, अर्थ वायर बोलते हैं जिसको। ये अर्थ वायर, इसमें आमतौर पर कोई धारा नहीं होती है, ध्यान दीजिए। हालांकि इसका उपयोग बिजली के झटकों से बचाने के लिए किया जाता है, जो दोषपूर्ण धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने का मार्ग प्रदान करता है। क्या है, इसमें आमतौर पर कोई धारा नहीं होती है, जो अर्थ वायर होता है। हालांकि इसका उपयोग बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है।
जो दोषपूर्ण धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने का मार्ग प्रदान करता है। ये जो अर्थ वायर होता है वो संपर्क तार, इसका रंग कैसा होता है, ये हरे या फिर पीले रंग के मिश्रण से होता है, मतलब लगभग पत्ती कलर का होता है, हरा होता है या फिर पत्ती पीले रंग का मिश्रण का मतलब पत्ती कलर का या फिर हरे रंग का ऐसे होता है। इस प्रकार से बच्चों ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोगों को आना चाहिए। सबके घरों में बिजली है, इसलिए सबको जानकारी होना चाहिए कि आपके घरों में जो वायर है उसमें प्रत्येक वायर का क्या नाम है, प्रत्येक वायर का क्या काम है। परीक्षा की दृष्टि से काफी सरल है, काफी महत्वपूर्ण है। पिछले साल ये 6 नंबर का पूछा गया था, 6 नंबर का 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। अब बताइए इतना सरल अगर आप नहीं याद करके जाएंगे बच्चों, यदि पूछ लिया तो कितनी बड़ी सोचने की बात है। इसलिए अपने कम से कम जो घरों में तार यूज हो रहे हैं, जो बिजली यूज हो रही है, उसका ज्ञान तो होना चाहिए ना आप लोगों को। इसीलिए इसको पढ़िए, परीक्षा की दृष्टि से काफी सरल है, बार बार भी पूछ सकते हैं। पिछले साल ये सवाल पूछा गया था, ये भी महत्वपूर्ण है। ओम का नियम क्या है? विद्युत परिपथ की सहायता से नियम के सत्यापन को समझाइए। तो ये भी कठिन नहीं है, जो जितना आसान होता है परीक्षा में उसी को ज्यादा पूछता है बच्चों, ध्यान दीजिए। ओम का नियम और इसके ओम के नियम का सत्यापन इतना करना है, बहुत सरल है। अभी देखिए क्या है ओम का नियम। ये सारे सवाल जितने अभी तक हमने बताया पीछे, सारे ओम के नियम पर निश्चित हैं, सारे ओम के नियम पर आधारित है। अगर ओम का नियम नहीं है तो ये सवाल भी नहीं है, ध्यान दे लीजिए। ओम का नियम पूछ सकता है, सवालों को ना पूछेगा, ओम का नियम पूछ ले। सारा जो विद्युत जो हमारा सिस्टम है ओम के नियम पर है। जब भौतिक अवस्थाएं ताप आदि पर समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। लीजिए इतनी थोड़ी सी परिभाषा याद करना। जब भौतिक अवस्थाएं ताप आदि पर, ताप इस प्रकार से आदि पर समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। विभवांतर बराबर समानुपाती धारा, V बराबर, देखिए V समानुपाती आपका I हो गया, V बराबर स्थिरांक गुणे I हो गया, R बराबर V बटे I बराबर 1 वोल्ट बराबर 1 एम्पियर बराबर 1 ओम। ये आपका जो है ओम का एक ओम के बारे में पूछता है कि एक ओम की परिभाषा, एक ओम तो एक ओम R बराबर V बटे I बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर बराबर 1 ओम आ गए। ओम के नियम का सत्यापन, ऐसे एक आपको एक विद्युत परिपथ बनाना है, एक छोटा सूत्र ये बनाना है। इसमें देखिए अगर सीधा आपकी एक बिल्कुल सीधा जाती है तब ओम के नियम का पालन होता है, यहाँ पे है ओम का नियम का पालन होता है। अब देखिए इस प्रयोग के लिए हमने एक बैटरी लगाई, एक अमीटर लगाया, एक कुंजी लगाई, धारा नियंत्रक लगाया, धारा नियंत्रक कंट्रोल करने वाला, प्रतिरोध लगाया, वोल्ट मीटर लगाया, ये आपका वोल्ट मीटर हो गया। ये आपका वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर चित्र ए के अनुसार, चित्र ए है आपका, चित्र ए के अनुसार लगाते हैं। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I, प्रवाहित धारा जो है आपकी I, प्रवाहित धारा क्या है, धारा I है। प्रवाहित धारा क्या है, इसमें धारा I बह रही है, प्रवाहित धारा जो है आपकी I, ऐसे प्रवाहित धारा I अमीटर से तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच, प्रतिरोध होगा इसके सिरों के बीच विभवांतर भी, इन दोनों के बीच विभवांतर भी वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं, इन दोनों के बीच वोल्ट मीटर द्वारा नापते हैं। इस तरह से प्रयोग के लिए कुंजी K को लगाते हैं, कुंजी K को लगाकर धारा नियंत्रक की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा हो उसके सिरों तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा लगाते हैं, वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं, वोल्ट मीटर द्वारा नापते हैं, इसके द्वारा नापते हैं, वोल्ट मीटर द्वारा नापते हैं। इसी प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ बहने वाली धारा बदलकर अमीटर तथा वोल्ट मीटर का पाठ कम पढ़ लेते हैं। इसका इस यहाँ से पढ़ लेते हैं कितनी धारा हमारे यहाँ प्रवाहित हो रही है। अब विभवांतर को x अक्ष पर, विभवांतर को हमने x अक्ष पर, धारा को हमने y अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींच लिया, एक ग्राफ बना लिया। यदि एक सरल रेखा आता है, एक सीधी रेखा, सरल माने एक सीधी रेखा आती है जैसे चित्र बी में दिखाया गया है, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसकी में प्रवाहित धारा सरल
ग्राफ ओम के नियम का पालन करता है। अगर सरल सरल एक सीधा ग्राफ बनता है तो आपके ओम का नियम का पालन करता है। कितना आसान है, एक दो बार पढ़ेंगे समझ में आएगा। चित्र के जो चित्र में हमने बनाया हुआ है आपको यहाँ लिख देना है, थोड़ा सा समझना, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। इस वीडियो का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम की बार बार एग्जामिनर बार बार जो है परीक्षा बोर्ड परीक्षा में रख देते हैं। इसलिए ओम का नियम देखिए, ये आपका बाएं हाथ का नियम है, दक्षिणावर्त दक्षिण हाथ बाम हाथ का नियम कहते हैं इसको, बाएं हाथ का नियम। अब देखिए कोई स्क्रू आप ये अब देखिए बाएं हाथ से ऐसे आप घुमाएंगे ऐसे, तो ये ऐसे जब घुमाएंगे आप इसको तो ये तार ऐसे घूमेगा, अब ऐसे पिन को घुमा रहे हैं ऐसे 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 घूम रहा है ऐसे, तो इस प्रकार से जब हम ऐसे घुमा रहे हैं तो ये आपका काम कैसे कर रहा है, देखिए आपका काम कैसे कर रहा है बच्चों। ये बाएं हाथ का नियम है, ये आपकी अंगुलियां हैं, ये आपका अंगूठा है, ऐसे काम करता है। ऐसे यदि धारावाही चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात करते हैं। ये मैक्सवेल एक व्यक्ति थे, है ना, उन्होंने ये नियम दिया था, दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम, तो ये बाएं हाथ का नियम याद रखिएगा। एक ऐसी डाट बनानी है, अब इसको घुमाना है, देखिए ये धारा है आपकी, है ना, जब इसको पकड़ते हैं ऐसे घुमाते हैं बाएं हाथ से तो आपका ये हाथ इसी प्रकार से बन जाता है, देखिए ऐसे, ये ऐसे है। अब ये जो अंगूठा है चालक पर बल की निश्चित दिशा निश्चित करता है। ये अंगूठा, ये आपकी जो ये उंगली है आपकी, ये तर्जनी, ये क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को निश्चित करती है। एक जो बीच वाली मध्यिका ये विद्युत धारा को। इस नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें, अब देखो, अब धारावाही चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें, अब देखो दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को निर्देशित करे तो चालक को पकड़ने वाली उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब देखिए अब देखिए इसको, ये आप जो है ये देखिए, ये आपकी सीधा जाती है, आपकी सीधा जाती है, ये हमारा बायां हाथ है। ये देखिए बच्चों, ये आपका चित्र से मिलाइए ऐसे, है ना। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा फ्लेमिंग की बाम हस्त बायां हाथ से ज्ञात की जाती है। अब ये बाएं हाथ से ज्ञात करेंगे इसको, अब बाएं हाथ से ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत तो इस प्रकार रखा जाए कि तर्जनी चुंबक की दिशा, तर्जनी क्या होती है, चुंबक की दिशा, एवं मध्यमा आपकी विद्युत धारा की दिशा में हो तो अंगूठे की दिशा चालक पर आरोपित बल की दिशा को दर्शाता है। इस प्रकार से ये फ्लेमिंग का ये बाएं हाथ का नियम है बच्चों, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, है ना। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। ये आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, मेहनत करिए, पढ़ करके जाइए, अच्छे नंबर लाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करिए, शेयर करिए बच्चों, अगली वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए।